हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर और आज के हमारे वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा सेल साइकिल। और सेल साइकिल के अंदर अपन आज बात करेंगे माइटोसिस या समसूत्री विभाजन के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में अपन ने बात की थी कोशिका चक्र के बारे में। अपन ने पढ़ा था कि कोशिका चक्र की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, उनके अंदर विशेष रूप से अपन ने बात की थी जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था की, जिसको सम्मिलित रूप में अपन ने कहा था कि यह कहलाती है अंतरावस्था या इंटरफेस। उसके बाद में जो अवस्था आती है जिसे कहा जाता है एम फेज या डिविजनल फेज, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो जो एम फेज या डिविजनल फेज होती है, इसे मुख्य रूप से अपन दो भागों में बांट सकते हैं, या यूँ कह दें कि जो डिवीजन होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है आपके समसूत्री विभाजन और एक कहलाता है आपके अर्धसूत्री विभाजन। जो समसूत्री विभाजन होता है इसे कहा जाता है समानकारी विभाजन, समानकारी या इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो मात्र कोशिका होगी वह दो समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। यहाँ समान से तात्पर्य यह है कि यदि जो मात्र कोशिका है यह द्विगुणित है, 2n है, तो जो पुत्री कोशिकाएं होंगी यह भी 2n होंगी, इसलिए इसे कहा जा रहा है इक्वेशनल डिवीजन। अब जो मियोसिस है या अर्धसूत्री विभाजन, जिसे न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है, यह दो चरणों में पूरा होता है, दो स्टेप्स में पूर्ण होता है। एक को कहते हैं अपन मियोसिस 1, दूसरा कहलाता है आपके मियोसिस 2, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। और जो मियोसिस 1 होता है या प्रथम होता है, यही मुख्य रूप से कहलाता है आपके न्यूनकारी विभाजन, क्योंकि इस विभाजन या इस मियोसिस के परिणाम स्वरूप जो मात्र कोशिका होती है, 2n कोशिका होती है, ये दो पुत्री कोशिकाओं में विभक्त हो जाती हैं और इन पुत्री कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह आधी रह जाती है मात्र कोशिका की तुलना में, इसलिए इसे कहा जाता है न्यूनकारी विभाजन। इसके बाद में जो मियोसिस सेकंड या अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है, यह समानता रखता है ठीक समसूत्री विभाजन से, क्योंकि यहाँ पे जो एक पुत्री कोशिका यहाँ बनी, इसके अंदर मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड होने की वजह से दो पुत्री कोशिकाएं या दो डॉटर सेल्स बन जाएंगी यहाँ पे, जिनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या इसके समान ही रहेगी, इसलिए इसे कह रहे हैं अपन इक्वेशनल डिवीजन, समानकारी विभाजन। और इससे भी दो पुत्री कोशिकाएं बन जाएंगी, इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या समान ही रहेगी मात्र कोशिका की। तो कह सकते हैं कि जो अर्धसूत्री विभाजन है, यहाँ से एक जो मात्र कोशिका है उससे कितनी कोशिकाएं बन गई? 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो गया। जबकि जो समसूत्री विभाजन है वहां पे क्या बने? 2 द्विगुणित कोशिकाएं बनी, इसलिए इसे कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन। और मियोसिस को कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन। और रिडक्शनल भी मियोसिस 1 को मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो उसे कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन। बात करते हैं आज इस लेक्चर के अंदर माइटोसिस के बारे में या समसूत्री विभाजन के बारे में। जैसा कि अपन पहले बता चुके हैं, यह वह सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन होता है जिसके माध्यम से दो जो डॉटर सेल्स या पुत्री कोशिकाएं बनती है, तो एक जो कोशिका है उसके विभाजन से दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं और इन पुत्री कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या और प्रकार दोनों के दोनों जो मात्र कोशिका है उसके समान ही होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए इसे कहा जाता है समसूत्री विभाजन या माइटोसिस। माइटोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने किया था, जबकि इसको विस्तार से बताने वाले वैज्ञानिक थे ए श्नीडर। इन्होंने इसका विस्तार से अध्ययन किया था। यदि ड्यूरेशन की बात की जाए, समय की बात की जाए, तो जो एम फेज है वह कोशिका चक्र की सबसे छोटी अवस्था होती है, यानी इसका जो ड्यूरेशन है, समय काल है, वो G1, G2 और S प्रवस्था की तुलना में न्यूनतम होता है और ये करीब 1 घंटे की अवस्था होती है। बात करते हैं जो समसूत्री विभाजन है इसकी स्टेजेस के बारे में। तो पहली जो स्टेज आती है, अवस्था आती है, उसे कहते हैं अपन पूर्वावस्था या प्रोफेज। और इस अवस्था को कहा जाता है स्पाइरीम अवस्था। स्पाइरीम अवस्था इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अवस्था के दौरान जो गुणसूत्र हैं
केंद्रक के अंदर वो आपको जो ऊन का एक पफ होता है, गोला होता है, उसके समान ढीला जो गोला होता है जिसमें ऊन है, ऊन के रेशे हैं जो बिखरे हुए टाइप के रहते हैं, वैसे देखने को मिलते हैं। इसलिए इस स्टेज को कहा जाता है स्पाइरीम स्टेज या पूर्वा अवस्था। अब जो स्पाइरीम स्टेज है यह सबसे बड़ी अवस्था होती है माइटोसिस की। साथ ही साथ यह फर्स्ट स्टेज ऑफ द डिविजनल फेज, डिविजनल फेज की पहली अवस्था है, प्रोफेज कहते हैं इसको। और साथ ही साथ इस दौरान क्या होता है कि जो कोशिका का उपापचय है उसमें कमी देखने को मिलती है, वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट जो इवेंट इसके अंदर होता है कि जो क्रोमेटिन जो होता है यह कहलाता है आपके आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक का। तो केंद्रक का आनुवांशिक पदार्थ क्रोमेटिन कहलाता है। इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी जब अपन ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, केंद्रक के बारे में पढ़ा था। तो जो आनुवांशिक पदार्थ है वह संघनित होता है और अब क्रोमोसोम्स या गुणसूत्रों के रूप में दिखाई देने लगता है। किस अवस्था में? प्रोफेज अवस्था में। साथ ही साथ जो सेंट्रोसोम या तारकाय होते हैं वे विभाजित हो जाते हैं और जो दो विभेदित तारक केंद्र होते हैं वह अलग अलग ध्रुवों की तरफ जाना आरंभ कर देते हैं। इसके साथ ही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है या केंद्रक कला होती है वह भी अब डिसअपीयर होना शुरू कर देती है, वह भी अब नष्ट होना आरंभ कर देती है। देख सकते हैं अपन, ये जो चित्र दिखाया गया है ये है इंटरफेस या अंतरा अवस्था का, जहां पे अपन देख रहे हैं कि सेंट्रोसोम मौजूद हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है जिसे अपन क्रोमेटिन कह रहे हैं वो उपस्थित है, दागे सदृश संरचनाएं हैं यहाँ पे, और न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला मौजूद है। जबकि जो प्रोफेज स्टेज है इसके अंदर जो तारक केंद्र है वो विभाजित होकर सेंट्रियोल्स का फॉर्मेशन कर लेता है, सेंट्रोसोम, और ये सेंट्रोसोम है ये अलग अलग जो ध्रुव हैं उनकी तरफ माइग्रेशन या जाना आरंभ कर देते हैं। इसके अलावा जो केंद्रक कला है वह अब नष्ट होना आरंभ हो जाती है, ये डिसअपीयर होना आरंभ हो जाती है, और जो क्रोमेटिन है या डीएनए का केंद्रक का आनुवंशिक पदार्थ है वह संघनित होकर के अब गुणसूत्रों के रूप में दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट जो स्टेज है वह कहलाती है आपके मेटाफेज। मेटाफेज जो स्टेज है इसके दौरान क्या क्या चीजें होती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र निर्मित हुए प्रोफेज के दौरान वह अब अरेंज होना आरंभ कर देते हैं इक्वेटर पर, या मेटाफेजिक जो प्लेट है उसके ऊपर ये अरेंज होना आरंभ कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक है। अब प्रोफेज स्टेज के दौरान तारक केंद्र विभाजित हुए और तारक केंद्र से निकलते हैं अपने एस्ट्रल रेस। ये एस्ट्रल रेस सामान्यतः माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं जो जाकर के जुड़ जाती हैं इन क्रोमोसोम्स पे, और इन क्रोमोसोम्स को सहायता करती हैं इस इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज होने के लिए। तो अरेंज होने के लिए हेल्प करती है कौन? माइक्रोट्यूब्यूल्स। अभी चर्चा करेंगे आगे अपन इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में भी। अब कुछ ध्रुवता भी देखने को मिलती है इन क्रोमोसोम्स के अंदर जो इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट पर व्यवस्थित हुए हैं। इनके अंदर जो लार्ज या बड़े क्रोमोसोम होते हैं वह देखने को मिलते हैं अपने को परिधि की तरफ, और जो छोटे क्रोमोसोम होते हैं वो देखने को मिलते हैं अपने को केंद्र की तरफ। साथ ही साथ जो क्रोमोसोम होते हैं वह लेंथ वाइज स्प्लिट हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए जो लेंथ है उसमें जो क्रोमेटिड है वो स्प्लिट हो जाएगा, और ये स्प्लिट होने की वजह से अब जो गुणसूत्रों की संरचना है उसका अध्ययन हम सरलता से कर सकते हैं। तो गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन अगर पूछा जाए किस अवस्था में किया जाता है माइटोसिस की, तो अपन कह सकते हैं वो है मेटाफेज। और जो संघनन है गुणसूत्रों का वह भी यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है बेसिकली जो कोशिका का साइटोपंजर या साइटोस्केलेटन होता है उसके अंदर 3 तरीके के तंतु होते हैं जिनके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल, एक माइक्रोफिलामेंट जिसे एक्टिन भी कहा जाता है, और एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये सहायता करते हैं कोशिका विभाजन में, और कोशिका विभाजन के दृष्टि से अपन जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनको यहाँ पे 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। चित्र में देख सकते हैं, एक जो कहलाते हैं आपके काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स और दूसरे कहलाते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहाँ एक चीज और
याद रखने लायक है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो सेंट्रोसोम है वो अनुपस्थित होते हैं। तो जो एस्ट्रल रेज या माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये उत्पन्न होती है सेंट्रोसोम से, परंतु प्लांट्स के अंदर तो सेंट्रोसोम है ही नहीं। तो वहां पे जो सेंट्रोसोम है, सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, यह ऑर्गेनाइज होती हैं MOR से। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स होते हैं, वहां से इन माइक्रोट्यूब्यूल्स की उत्पत्ति अपने को देखने को मिलती है। तो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग रीजन से माइक्रोट्यूब्यूल्स उत्पन्न होती हैं और यह दो प्रकार की हो सकती है, एक काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल और एक पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। समझते हैं इन दोनों में क्या अंतर है। तो जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल बेसिकली है, तो क्योंकि कोशिका है वो एस फेज से गुजर चुकी है, तो इसलिए जो एक क्रोमेटिड है उसकी जगह पे अब कितने क्रोमेटिड हो गए, 2 क्रोमेटिड देखने को मिलेंगे अपने को। अब दोनों क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर से, और सेंट्रोमियर को बाइंड करने वाला एक प्रोटीन होता है। सेंट्रोमियर एक बाइंडिंग प्रोटीन, सेंट्रोमियर से बाइंड होने वाला एक प्रोटीन है, इसे कहा जाता है काइनेटोकोर। ये प्रोटीन कहलाता है काइनेटोकोर। अब जो भी माइक्रोट्यूब्यूल आकर के इस काइनेटोकोर से जुड़ती है, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से, देख सकते हैं अपन यहाँ पे ये काइनेटोकोर है और ये माइक्रोट्यूब्यूल है, काइनेटोकोर से जुड़ रही हैं, ये वाली देख सकते हैं अपन यहाँ पे। इन्हें कहा जाएगा काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और कुछ जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, यह माइक्रोट्यूब्यूल्स एक MOR से लेकर या एक सेंट्रियोल से लेकर दूसरे सेंट्रियोल तक निरंतर रूप से, इंटरजोनल रूप से उपस्थित हैं। इन्हें कहा जाएगा पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। चित्र में देख सकते हैं यहाँ पे, ये कहलाएंगे आपके पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो क्रोमोसोम से अटैच नहीं है। इसकी चर्चा इसलिए की क्योंकि आगे अपन पढ़ेंगे कि एनाफेज प्रवस्था में, जो नेक्स्ट प्रवस्था है प्रोफेज के बाद में, एनाफेज प्रवस्था में जो सेंट्रोमियर होता है हर एक क्रोमोसोम का, ये स्प्लिट हो जाता है। ये सेंट्रोमियर है, ये स्प्लिट हो जाएगा। अब सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया तो क्या होगा कि दोनों के दोनों जो क्रोमेटिड हैं वह एक दूसरे से अलग हो जाएंगे इस तरीके से। और क्रोमेटिड से क्या अटैच्ड हैं, क्रोमेटिड से अटैच्ड हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। और ये जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल हैं यह अब शॉर्ट होंगी, खिंचाव होगा इनके अंदर। शॉर्टनिंग की वजह से अब क्या होगा, ये अलग अलग ध्रुवों की तरफ मूवमेंट आरंभ कर देंगी। देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो गया और स्प्लिट होने की वजह से दोनों क्रोमेटिड अलग हो गए। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल शॉर्ट हुई, इसके वजह से ये अलग अलग ध्रुवों की तरफ क्रोमेटिड हैं वह जाना आरंभ हो गए। क्योंकि ये माइटोसिस है, यहाँ पे जो गुणसूत्र हैं उनके जो सेंट्रोमियर है उसका विभाजन अपने को देखने को मिलता है, क्योंकि पुत्री कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या जो है वो मात्र कोशिका के समान ही देखने को मिलेगी अपने को। साथ ही साथ इसी समय पर जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जिनके अभी अपन ने चर्चा की थी, ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये एक्सपांड होते हैं, ये शॉर्ट नहीं होते, ये वृद्धि करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं कि इन क्रोमेटिड्स को अलग अलग ध्रुवों की तरफ धकेलने का कार्य करते हैं, या यूं कह दें कि अप्रत्यक्ष रूप से यह जो क्रोमेटिड है उनके सेपरेशन के अंदर, उनके पृथक्करण के अंदर सहायता करते हैं। और एनाफेज के अंत में जो क्रोमेटिड होते हैं वह अलग अलग ध्रुवों तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट जो अवस्था होती है उसे कहा जाता है टीलोफेज अवस्था। जो टीलोफेज अवस्था होती है बेसिकली सामान्य रूप से अपन कह सकते हैं कि प्रोफेज अवस्था के उलट होती है। हिंदी में इसे कहा जाता है अंतावस्था। एनाफेज कहलाती है आपके पश्य अवस्था, मेटाफेज कहलाएगी आपके मध्य अवस्था। मेटाफेज को कहा जाएगा आपके मध्य अवस्था, एनाफेज पश्य अवस्था, टीलोफेज अंत अवस्था। तो अंत अवस्था जो है वो पूर्वावस्था जिसे अपन प्रोफेज कह रहे हैं उसके जस्ट उलट देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म है कोशिका का, उपापचय है, उसके अंदर वृद्धि देखने को मिलेगी। जो जो केंद्रक की मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, वो वापस से दिखने लग जाएगी। साथ ही साथ जो क्रोमोसोम है वह डिकंडेंस्ड हो जाएंगे, असंगठित हो जाएंगे और क्रोमेटिन के रूप में उपस्थित रहेंगे। अब जो टीलोफेज अवस्था है, यहां तक क्या हुआ कि केंद्रक का विभाजन देखने को मिला है प्रोफेज से टीलोफेज तक, जैसे कि अपन ने पिछले लेक्चर में भी चर्चा की थी। अब इसके बाद में होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य का विभाजन क्या होता है, कि कोशिका के अंदर जो क्रोमोसोम है वह अलग अलग ध्रुवों की तरफ मूवमेंट आरंभ कर देंगे। जैसे कि अपन ने पिछले लेक्चर में भी चर्चा की थी। अब इसके बाद में होता है कोशिका
अब जो कोशिका द्रव्य विभाजन है इसके अंदर कुछ अंतर देखने को मिलते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर। यदि जंतु कोशिका की बात करें तो ये कोशिका खांच या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी खांच के द्वारा उससे एक खांच का निर्माण होता है, फ्यूरो का निर्माण होता है, उससे दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। जबकि यदि पादपों की अपन यहाँ बात करें, जैसे कि अपन पहले लेक्चर्स में चर्चा कर चुके हैं, जब अपन ने बात की थी आपके कोशिका भित्ति के बारे में, तो उस समय अपन ने पढ़ा था कि पादपों में जो कोशिका भित्ति है उसका निर्माण होता है गोल्जी से आने वाली वेसिकल्स से, जिनके अंदर पॉलीगैलेक्टोयूरोनिक अम्ल उपस्थित रहता है। वो फॉर्मेशन करती है सेल प्लेट का। क्योंकि जो पादप है उसमें केवल कोशिका झिल्ली नहीं है, कोशिका झिल्ली के बाहर क्या है, कोशिका भित्ति उपस्थित है। तो यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन होगा वह फ्रेगमोप्लास्ट द्वारा होगा, सेल प्लेट के निर्माण के द्वारा होगा। और इस सेल प्लेट का निर्माण किया जाएगा उन वेसिकल से जिनके अंदर अर्गास्टिक मटेरियल उपस्थित रहता है और जो बनती हैं गोल्जी बॉडी से। धन्यवाद। अगले लेक्चर्स में अपन चर्चा करेंगे मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के